काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में मोहनलाल और उसकी पत्नी शीला रहते थे। मोहनलाल एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत न जाने क्यों उससे रूठ गई थी। उसके पास कोई काम नहीं था। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और हर दिन उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मोहनलाल हर रोज़ गांव में काम की तलाश में घूमता, लेकिन कभी कोई अच्छा काम उसे नहीं मिलता। कभी मजदूरी का काम मिलता तो कभी खेतों में काम करने के बावजूद उनके हाथ कुछ खास नहीं आता। शीला, जो कभी अपने पति की मेहनत पर गर्व करती थी, अब निराश होने लगी थी। वह देखती थी कि मोहनलाल दिन रात संघर्ष करता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं और उसकी नाराजगी बढ़ने लगी। तुम हर रोज काम की तलाश में दर दर भटकते हो, लेकिन कोई तुम्हें काम क्यों नहीं देता? बताओ, आखिर कब तक यूं ही बेबस और खाली हाथ लौटते रहोगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे घर में कितना राशन बचा है? कितने दिन और काटेंगे सिर्फ सूखी रोटियों पर? अब सर्दियां भी आ रही हैं, हमारे पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना लकड़ी जलाने के लिए पैसे। कब तक सिर्फ उम्मीदों पर जिंदा रहेंगे हम? कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। शीला, बस थोड़ा सब्र रखो, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। मैं हार नहीं मानूंगा। देखना, एक दिन हमारी भी तकदीर चमकेगी और ये सारे दुख बस एक बीते हुए सपने जैसे लगेंगे। लेकिन शीला की निराशा लगातार बढ़ती गई। उसे महसूस हुआ कि मोहनलाल कभी उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पाएगा। उसने मोहनलाल से कहा, मैं तुमसे अब पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। न जाने कितनी बार तुम्हारे झूठे वादों पर भरोसा किया, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी हाथ लगी। कब तक यूं ही सपनों के झूठे महल बनाते रहोगे? सच कहूं तो अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। इसलिए मैंने फैसला किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मोहनलाल, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। आखिर कब तक मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी? मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। जरा तुम उससे कुछ सीखो। वो 60,000 रुपये महीना कमाता है और एक तुम हो जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा सकते। ये क्या कह रही हो शीला? ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। मत जाओ शीला, मत छोड़ो मुझे। मैं कुछ नहीं जानती मोहनलाल, तुम्हारी औकात नहीं है बीवी रखने की। कब तक यूं ही खाली हाथ घर लौटते रहोगे? मैं अब और ये सब नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। शीला, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। रुक जाओ शीला, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? मेरी पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी। मत जाओ। शीला ने मोहनलाल की एक भी ना सुनी और सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ चली गई। मोहनलाल दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या मैं सच में इतना नाकामयाब हूं? कुछ दिन बीते, अब मोहनलाल अंदर ही अंदर टूट गया था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ करेगा। एक दिन जब मोहनलाल गांव के बाहर एक जंगल में अपने लिए काम खोज रहा था, थककर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर वहीं बैठ गया। भगवान, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने? मेहनत करता हूँ, दिन रात खून पसीना बहाता हूँ, फिर भी हाथ हमेशा खाली रहते हैं। अब शीला भी चली गई मुझे छोड़कर। अब किसके लिए जीऊं? कौन है मेरा इस दुनिया में? कैसे जिंदा रहूंगा अब? क्या मेरी तकदीर में सिर्फ हार ही लिखी है? क्या मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ? तभी एक बूढ़ी औरत एक लाठी के सहारे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों रो रहे हो? परेशान मत हो बेटा, शायद तुम्हारी असली परीक्षा अभी बाकी है। लेकिन याद रखना, तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते। अम्मा, मेरी किस्मत ही फूटी है। मेहनत करता हूँ पर कुछ हाथ नहीं आता। अब तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और फिर उसने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला और मोहनलाल के हाथ में रख दिया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे जिस भी चीज से छुओगे वह सोने का बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, सिर्फ जरूरत के लिए करना। और हाँ, जरूरतमंद लोगों की मदद भी जरूर करना, तभी यह पत्थर तुम्हारे लिए फलेगा। मोहनलाल ने उस पत्थर को विश्वास के साथ लिया और बड़ी जिज्ञासा से उसे देखा।
उसने पास पड़ी एक साधारण सा कंकड़ उठाया और उसे उस पत्थर से छुआ। देखते ही देखते वह कंकड़ चमचमाते सोने में बदल गए। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। अब मोहनलाल के पास एक रास्ता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे। अगर गांव में किसी को इसके बारे में पता चलता तो लोग उससे यह पत्थर छीन सकते थे या लालच में अंधे हो सकते थे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। मोहनलाल ने सबसे पहले कुछ छोटे पत्थरों को सोने में बदलकर बेच दिया और उससे थोड़ा पैसा कमाया। उसने गांव के गरीबों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां वह लकड़ी का सामान बनाने लगा और गांव के दूसरे बेरोजगार लोगों को भी काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी कार्यशाला से बने सामान शहरों में बिकने लगे। अब मोहनलाल के पास न सिर्फ अच्छा पैसा था, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। वह ज़रूरतमंदों की मदद करता रहा, लेकिन उसने कभी भी अपने जादुई पत्थर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। कुछ महीनों बाद जब शीला को पता चला कि मोहनलाल अब एक सफल व्यक्ति बन गया है और गांव में सम्मानित भी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी तकदीर खुद बनाई। क्या तुम मुझे दोबारा अपना सकते हो? मोहनलाल ने कुछ देर तक सोचा। उसने मन में उस पल को याद किया जब शीला ने उसे छोड़ा था। दो वक्त की रोटी तक नहीं जुटा सकते। तुम्हारी औकात नहीं है बीवी रखने मैं की। जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना शीला। रुक जाओ शीला। लेकिन फिर उसे बूढ़ी औरत की सीख याद आई। असली ताकत माफ करने में होती है। शीला, मैंने अपने जीवन से एक बड़ी सीख ली है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुमने मुझे वो मौका नहीं दिया था, पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब हमारा रिश्ता बस एक रिश्ता भर रह गया है। क्या मैं दोबारा तुमसे वैसे ही प्यार कर पाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकती हो। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती। आज उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। मोहनलाल जैसा सच्चा और प्यार करने वाला पति जो हर किसी को नसीब नहीं होता। कुछ चंद रुपयों के लिए उसने उसे छोड़ दिया, और आज वही रुपए भी उसे वो प्यार, वो सम्मान वापस खरीद कर नहीं दे सकते। अफसोस जो उसने गंवा दिया वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वक्त निकल चुका था और अब पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा। मीना और रमेश ने अभी अभी शादी के जीवन की शुरुआत की थी। रमेश के पास एक बड़ी जमीन थी और उसका पूरा परिवार खेतों में काम करता था। एक दिन सुबह रमेश और उसके माता पिता गुलमोहर और कविता नाश्ता करके खेतों में काम करने के लिए चले गए। मीना घर पर रहकर घर के कामों को संभाल रही थी। सुबह का समय बीत गया और दोपहर होते होते रमेश और उसके माता पिता धूप में बैठकर लंच का इंतजार कर रहे थे। क्या हो अगर मीना लंच यहाँ खेतों में लेकर आए? देखो, ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन इस धूप में बैठकर गरम गरम खाना खाने का मजा ही कुछ और है। इतने साल मेहनत की है, अब बुढ़ापे में भी कर रहे हैं, पर सोचो अगर मीना खाना यहाँ ले आए तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे, बातें करेंगे। खेतों की हरियाली के बीच गरम खाना खाने का जो सुख है वो घर में कहाँ मिलता है। और वैसे भी दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। अगर खाना यहीं मिल जाए तो थोड़ा आराम भी हो जाएगा। सच कहूं तो ये पल यादगार बन जाएगा। क्या कहते हो? अरे, मुझे नहीं लगता कि वह लंच लेकर आएगी। देखो, वह अब भी नई है और शायद बिना पूछे बाहर जाने में हिचकिचा रही होगी। हमें घर लौटकर लंच खाना चाहिए। यहाँ बैठकर इंतजार करने से क्या फायदा। चलो घर चलते हैं, वहाँ कम से कम आराम से खा सकेंगे और मीना को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मीना ने उन्हें लंच परोसा। जैसे ही सब खाने बैठे कविता बोली, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है मीना।
लेकिन तुम्हें पता है ठंड बढ़ रही है और खेतों में धूप कितनी अच्छी लगती है। सोचो, अगर हम हर दिन वहाँ लंच खा सकें तो कितना अच्छा होगा। वहाँ की ताजी हवा, खुला आसमान और गरम खाना सब मिलकर एक बेहतरीन अनुभव बनाएगा। क्या तुम रोज लंच वहाँ ला सकती हो? इससे न सिर्फ हमें खाने का मजा आएगा, बल्कि हम सब एक साथ बैठकर बातें भी कर सकेंगे। परिवार के साथ मिलकर खाने का जो आनंद है वो घर में बैठकर नहीं मिल पाता। और तुम जानती हो, जब हम खेतों में होते हैं तो काम की थकान भी थोड़ी कम महसूस होती है। तो क्या तुम इस पर विचार करोगी? ठीक है माँ, अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो मैं लंच लेकर आ जाया करूंगी। आखिर आपका और बाबूजी का साथ देने से मुझे भी अच्छा लगेगा। बस आप सब खुश रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कविता यह सुनकर खुश हो गई। अगले दिन सुबह मीना जल्दी उठ गई। उसने नाश्ता बनाया और फिर लंच तैयार किया। खाना पैक करके वह खेतों में पहुंची और सबको खाना परोस दिया। रमेश और उसके माता पिता गरम गरम खाना खाकर बहुत खुश हुए। गुलमोहर ने खुशी से कहा, मीना, तुमने तो दिल जीत लिया, लेकिन अगली बार चावल के साथ अचार और पापड़ भी ले आना मत भूलना। मीना यह तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। मीना ने सिर हिलाया और वापस घर लौट आई। दिन बीतते गए। हर दिन मीना सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, फिर लंच पैक करके खेतों तक ले जाती। सबको खाना परोसने के बाद वह वापस घर लौटती और बाकी काम निपटाती। एक दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी, उसने खुद से कहा, क्या हर दिन खेतों में जाकर खाना खिलाना मेरी ही जिम्मेदारी है? मैंने करके सोचा था कि शादी के बाद घर पर शांति से परिवार के साथ बैठकर समय बिताऊंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ खेत और घर के बीच दौड़ने के लिए ही रह गई हूँ। सुबह से उठकर काम करो, फिर खाना लेकर भागो और फिर वापस आकर बाकी काम करो। क्या किसी को मेरी थकान दिखती भी है? उस दिन जब रमेश घर लौटा तो मीना ने गुस्से से उसे रोका। क्या तुम्हें मेरी परेशानी कभी दिखती भी है? मैं तंग आ चुकी हूँ रमेश। हर दिन सुबह से भागती रहती हूँ, खाना बनाओ, पैक करो, खेतों तक ले जाओ, ठंड हो गर्मी हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक पल का आराम भी नहीं मिलता मुझे। क्या तुम्हें मेरी मेहनत कभी दिखती है? कभी महसूस होता है कि मैं कितना थक चुकी हूँ? क्या हुआ मीना, तुम हर बात पर गुस्सा क्यों करती रहती हो? तुम हमेशा सिर्फ शिकायत करती हो। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, किसके लिए? क्या तुम्हें कभी मेरी मेहनत का एहसास होता है? उसी वक्त गुलमोहर और कविता दरवाजे पर खड़े यह सब सुन रहे थे। रमेश, अगर तुमने फिर से ऐसी बात कही तो थप्पड़ खाओगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मीना इस घर की जान है? अगर वह परेशान है तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। रमेश ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो मीना, उसने कहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यह सब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। अब से हम सब घर पर ही साथ मिलकर खाना खाएंगे।